नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा और मेरे साथ मेरे सहयोगी शिववन शर्मा इस वक्त आपके सामने है। न्यूज रूम लाइव में लगातार बात करेंगे बड़ी खबरों को लेकर। तमाम बड़ी खबरें आपके टी स्क्रीन पर आएंगी और उसके बाद विस्तार से उन्हीं खबरों का चर्चा भी करेंगे। ग्राउंड से भी आपको बताएंगे, मौसम से जुड़ी जानकारी भी आपके सामने होगी। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक मौसम की जो मार है वो किस तरह से देखने को मिल रही है, हर खबर पूरी गहराई के साथ और पूरी जानकारी के साथ आपको बताएंगे। शुरुआत मुख्य हेडलाइंस के साथ और उसके बाद धीरे धीरे एक एक खबर आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत में नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ मुख्य हेडलाइंस पर, क्योंकि पहले तमाम बड़ी खबरें आपको एक एक कर बताएंगे। लखनऊ से सीएम योगी ने कैबिनेट मीटिंग की है और आज अनुपूरक बजट भी पेश होना है और थोड़ी देर के बाद यानी कुछ समय के बाद ही अनुपूरक बजट आज आने वाला है। बिल्कुल, इसी बीच आगे बढ़ेंगे जहां पर यूपी विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां पर समाजवादी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो बैनर्स हाथ में लेकर विधानसभा परिसर के बाहर पहुंचे। उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। बिल्कुल, साथ ही साथ बात एक और बड़ी खबर की करेंगे। ये खबर होगी मोहन भागवत का एक और बड़ा बयान आया है और मोहन भागवत के इस बयान के मायने क्या है वो भी आपको विस्तार से बताएंगे। बिल्कुल, इसी बीच आगे बढ़ेंगे जहां पर अगली खबर से आपको रूबरू कराएंगे। आपको बता दें कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक ठंड का सीधा प्रकोप देखने को मिल रहा है, जहां पर पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है, वहीं मैदानी इलाकों में भी इसका सीधा असर। ठंडी हवाएं जो है वो लोगों का जीना मुहाल कर रही है। इसके साथ एक और बड़ी अपडेट बताएंगे और ये खबर है दिल्ली की, जहां पर दम घुट रहा है। दम इसलिए घुट रहा है क्योंकि प्रदूषण की समस्या बरकरार है। क्यों की क्यों है और घना प्रदूषण जो आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे, जिससे लोगों को काफी दिक्कत और परेशानी भी उठानी पड़ रही है। तो शुरुआत आज न्यूज रूम लाइव में एक बड़ी खबर से करेंगे और ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आएंगी। आपको बताना चाहेंगे जिस प्रकार से हम लगातार बात अलग अलग खबरों को लेकर कर रहे हैं, मौसम से लेकर अलग अलग खबरों तक हर बात आपको बताते हैं, चाहे वो दिल्ली का प्रदूषण हो या फिर मौसम हो। तो फिलहाल शुरुआत यूपी विधानसभा सत्र से होगी। आज दूसरा दिन है और आज योगी सरकार अनुपूरक बजट पेश करने वाले हैं और ये लगभग 12:30 बजे के आसपास होगा। 30,000 करोड़ रुपए का ये बजट आएगा और इस बजट के जरिए यूपी को एक नई दिशा मिलेगी। अनुपूरक बजट है तो जाहिर सी बात है कुछ चीजें जो रुकी हुई हैं उसको विस्तार दिया जाएगा। तो बिल्कुल आपको बता दें कि जहां पर सदन में 5 घंटे वंदे मातरम पर भी चर्चा होगी और वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के बाद हमने देखा कि संसद के अंदर भी इसकी चर्चाएं 2 दिन देखने को मिली और वहीं पर उत्तर प्रदेश में आज जो है अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा और बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन माना जा रहा है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक कैबिनेट की मीटिंग भी की है और आज योगी सरकार अपना अनुपूरक बजट पेश करेगी। सभी लोगों की नजर इस पर है। 30 करोड़ का ये अनुपूरक बजट हो सकता है, जो अनुमानित तौर पर आंकड़ा सामने आ रहा है। सदन में 5 घंटे वंदे मातरम पर चर्चा भी होगी और मीटिंग भी की गई है। और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि लोक भवन में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक भी हुई और सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई। पंकज चौधरी, केशव प्रसाद मौर्य और अन्य जो भी बड़े चेहरे हैं वो इसके अंदर शामिल रहे। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट मीटिंग हुई है जिसके अंदर कि यहाँ पर तमाम बातें देखने को मिली। इसी बीच में उत्तर प्रदेश विधानसभा परिसर के बाहर आज समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें भी, उस पर भी हम कुछ देर में चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें, केशव प्रसाद मौर्य हैं, पंकज चौधरी जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बने हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी इस अहम मीटिंग के अंदर जो है वो शामिल हुए हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा से लाइव तस्वीरें। क्या कुछ हंगामा वहां देखने को मिल रहा है, जरा देखिए। आएंगे तो आपकी बात सुनेंगे। चलिए, नहीं मैं पहले कैसे कह सकता हूँ किसी बात की चर्चा का विषय आया नहीं, ना 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 आपने विषय रखा है, ना सरकार ने जवाब दिया है। दोनों तरफ से जब तक नहीं आया तब तक मैं चर्चा कैसे मान सकता हूँ? नहीं, आई एम सॉरी, मैं नहीं बोल रहा। आप अपनी बात रखिए, सरकार का पक्ष आएगा उसके बाद विचार करेंगे ना। ऐसे कहां से होता है कि चर्चा करा ले? आप मेरी बात सुनिए। आप इतने विद्वान हैं, एक सेकंड, आप इतने विद्वान हैं, एक सेकंड, आप इतने विद्वान हैं और आप माननीय नेता प्रतिपक्ष जो अध्यक्ष हैं उनसे आपने कौन सी चर्चा के ऊपर नोटिस दिया? एक सेकंड,
आपने कौन सी चर्चा के ऊपर नोटिस दिया? आपने कोई नोटिस दिया नहीं और वेल में आकर कहते हो चर्चा कराइए। चलिए अपने स्थान के ऊपर चलिए, 56 दिया मैंने, उसको स्वीकार किया। चलिए 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 आप चलो, प्लीज चलो, प्लीज चलो। अगर आप चाहते हो कि सकारात्मक चर्चा हो, आज आपने जो प्रश्न है, आप देखिए प्रश्न आप देखिए, प्रश्न चिकित्सा से संबंधित है, सारे महत्वपूर्ण विषय हैं, आयुष से संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है, खाद्य सुरक्षा से संबंधित है, बाल विकास से संबंधित है, सारे महत्वपूर्ण विषय हैं जिसके ऊपर प्रश्न लगे। आप चलो प्लीज प्लीज, कमाल भाई, माननीय नेता मुख्य तक चलो, चलो माननीय नेता सदन, सॉरी माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता, अब चलो हो गया, आपका विषय आ गया, चलिए हो गया। माननीय शिवपाल जी बोले चले, चलो चलो हो गया संरक्षण आप मत दो उनको, चलिए 5 मिनट और चलने, चलिए हो गया भाई, हो गया 10 मिनट हो गया, आप वो कर दो, चलिए 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 प्लीज प्लीज, अब मैं इससे ज्यादा टाइम नहीं देता हूँ। मेरे को आगे, मैं आगे निर्णय लेने के लिए विवश होऊंगा तो फिर पीछे वापस नहीं आ पाऊंगा। चलिए प्लीज, चलिए प्लीज, चलिए चलिए प्लीज, मैं आपका नियम 56 लूंगा। आप उसके ऊपर आप अपनी बात कहिएगा ना, आपको बात कहने का अवसर है, बैठ जाओ, आप कहिएगा। चलिए प्लीज प्लीज, चलिए चलो। बन गया, जब 56 आएगा प्रश्न संख्या 1 श्री समरपाल सिंह। समरपाल जी हैं, पूछिए अनुपूरक। मैं सरकार से पूछा था, क्या उप मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राइवेट डॉक्टरों का परामर्श शुल्क तथा विभिन्न चिकित्सा जांचों आदि के रेट का एक समान करने का सरकार की कोई मंशा है कि नहीं? बहुत शर्मनाक उत्तर दिया है मुख्यमंत्री जी ने कि नहीं। गरीबों की सरकार बताती है, ढोल पीटती है, गरीबों की, मजदूरों की, मजलूमों की सरकार है। 4-4 हजार रुपए तक परामर्श शुल्क है, 500 से लेकर 4,000 तक परामर्श शुल्क है। मान्यवर कैसे गरीब अपना जीवन यापन करेगा? मुलायम सिंह यादव जी कहते थे कि दवाई और पढ़ाई मुफ्ती होनी चाहिए, और इन्होंने कहा नहीं, मुफ्त नहीं होगी, महंगी होगी, और कहा कि आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान कार्ड लगा दो। मान्यवर कहीं आयुष्मान कार्ड लगता है? परामर्श शुल्क में हमें बता दे, अगर मुख्यमंत्री जी बता दे कहीं लगा हो इनका, तो कहीं परामर्श शुल्क में नहीं लगता आयुष्मान कार्ड। ये जहां भी जाओ, जिस डॉक्टर के पास भी जाओ, वो महंगी दवाई लिखता है। 5,000 का पर्चा है, 4,000 का पर्चा है, तो 5,000 की दवाई लिखता है। कैसा गरीब आदमी अपना यापन करेगा, जीवन यापन करेगा? गरीब कैसे इलाज कराएगा? जितने डॉक्टर हैं प्रदेश में, सरकारी भी, वो भी अपने घरों पर डॉक्टर देखते हैं, और वो अस्पतालों में कह देते हैं कि मेरे घर पे आइए, फला जना क्लिनिक है, उसका कार्ड दे देते हैं कि जाइए मेरे घर पे आइए, मुझे दिखाइए। अब इनका ये सरकारी धंधा है, गैंग बना के धंधा करते हैं डॉक्टर लोग। सभी डॉक्टर अपने चहेते से जांच कराते हैं। अगर मैं किसी गरीब से पैसे करा लूं, मामूली आदमी से, तो नहीं, इसे नहीं मानेंगे, करानी तो वही है। मामूली आदमी तो जांच नहीं कर सकता ना, जो उसके लिए वो वही जांच करे। मामूली आदमी जांच करेगा, एमआरआई की क्या जांच करेगा जब तक एमआरआई मशीन नहीं होगी? करा लेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं तो डॉक्टर ही करेगा। अस्पतालों में अपने मर रहे हैं भूखे प्यासे, न दवाई है न कुछ है। सारे अस्पतालों के अंदर जितने एमआरआई लगे हैं, मंडल स्तर पे इन्होंने लगाए, एक भी एमआरआई काम नहीं कर रहा है। मैं मुरादाबाद मंडल की बात बता रहा हूँ, एमआरआई चलाने वाला ही नहीं मिलता वहां, सीटी स्कैन करने वाला नहीं मिलता, और बाहर से सामने अस्पताल आपका अनुपूरक क्या समझ? और एमआरआई भी ये बाहर करा देते लोग, क्या उनसे कराइए, आधा पैसा उन पे आ जाता है। तो आप क्या इनको पता नहीं इस बात का?
जब इधर बैठ जाएंगे कैसे पता चल जाएगा? हमारी तरफ आ जाएंगे तो पता चल जाएगा कि भ्रष्टाचार हो रहा, उधर बैठ के पता नहीं चलता इनको। जब आप इधर बैठे थे तब आपको नहीं पता था? मैं अस्पतालों के जरूरतमंदों को इलाज फ्री में कराया जाए, वही बात आती है दवाई और पढ़ाई, ये तो फ्री होनी चाहिए। और मैं कहना चाहूंगा माननीय मंत्री जी, कुछ शर्म करो, गरीबों के हिसाब में आपको सरकार में बैठा दिया है, उन गरीबों ने ही बैठाया है। अगर आप उनका अनादर करोगे, उनका इलाज फ्री में नहीं कराओगे, दवाई एक नहीं मिलती, जांच अपनी अपनी हिसाब से होती है, मैं सरकार से चाहूंगा कि पुनः विचार करे और जांचें फ्री कराए और परामर्श एक नियमित कर दे, प्राइवेट को भी सरकारी को भी अंडरलाइन कर दे कि इससे ज्यादा कोई डॉक्टर ले नहीं सकता। बैठिए, धन्यवाद। एक दूसरा भी अखिलेश जी हैं, दोनों के साथ पूछे उसका उत्तर। श्री अखिलेश, इनका भी नाम है ना उसमें, दोनों बात दोनों एक साथ उत्तर दीजिए। गाँव से चल करके बड़े शहरों की तरफ अपने मरीजों को लेकर के लोग आते हैं और आपके सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं मिल पाती, मजबूरन लोग अपने मरीजों को लेकर के प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्चा इतना बड़ा है, डॉक्टरों के फीस को लेकर के, अल्ट्रासाउंड को लेकर के, MRI को लेकर के, तमाम जांच केंद्रों की इतनी बड़ी फीस है कि आदमी की देन क्षमता से ज़्यादा है। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि मरीज अस्पताल के अंदर दम तोड़ देता है और लाश रोक करके प्राइवेट हॉस्पिटल के मालिक मरीज के तीमारदार से मांग करते हैं कि हमको इतना रुपया जमा करो तब तुम्हारी हम बॉडी अस्पताल से बाहर करेंगे। तो क्या ऐसी स्थिति में सरकार प्राइवेट हॉस्पिटलों के खर्चों का कोई नियामक तय करेगी, कोई नियम बनाएगी? डॉक्टरों की फीस से लेकर के जांच केंद्रों तक का कोई नियम कानून बनाएगी ताकि उसके तहत लोगों को उसका लाभ मिल सके, वरना स्वास्थ्य सेवाओं को नहीं सुधारा जा सकता। इसलिए हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कोई नियम कानून ऐसा बनाएंगे जिससे गरीबों को स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ ढंग से मिल सके। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य के सवाल के जवाब में हमने विस्तृत रूप से लिखित जवाब दिया है। हमारे प्रदेश में सभी स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध है, जांचें भी उपलब्ध हैं, दवाइयां भी उपलब्ध हैं। दवाइयों की किसी भी अस्पताल में कोई कमी नहीं है। जो स्वास्थ्य विभाग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं सदन के माध्यम से प्रदेश के सभी लोगों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे पास 5000 की आबादी पर स्वास्थ्य आरोग्य मंदिर / सब सेंटर उपलब्ध हैं, जो 5000 की आबादी पर अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। वहां 98 प्रकार की दवाइयां निःशुल्क हैं, 14 प्रकार की जांचें हैं, जच्चा बच्चा के लिए सारे वैक्सीनेशन की सुविधाएं उपलब्ध हैं, नॉर्मल डिलीवरी के लिए ANM भी वहां उपलब्ध रहती है। इसके अलावा जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जिनकी संख्या 3500 के लगभग है, वहां पर प्राथमिक चिकित्सा की सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं और दवाइयां निःशुल्क वहां उपलब्ध हैं, जांचें भी निःशुल्क होती, कोई पैसा दे नहीं है किसी भी मरीज को, चाहे बड़ा आदमी हो चाहे गरीब आदमी हो, सभी व्यवस्थाएं निःशुल्क हैं। जो CSC हमारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वो 30 बेड का इंडोर हॉस्पिटल है, वहां सभी प्रकार की जांचें निःशुल्क, दवाइयां निःशुल्क और जच्चा बच्चा के सीजरियन डिलीवरी के भी सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। हमारे पास जिला लेवल के अस्पताल हैं, वहां भी सभी प्रकार की जांचें जो अनुमन्य होना चाहिए जिला लेवल के अस्पताल में निःशुल्क है। दवाइयां सभी प्रकार की हमारे पास निःशुल्क उपलब्ध हैं। बेड्स की, ICU बेड्स की संख्या सभी जिला अस्पतालों में है। इसके अलावा विशिष्ट श्रेणी के जो अस्पताल 100 बेडेड और 50 बेडेड है, वहां जिला लेवल की सारी दवाइयां, सारी जांचें निःशुल्क उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त यदि कोई गंभीर रोगी है, मैं पुनः सदन के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को भारतवर्ष की दुनिया की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत देने का काम किया है और मैं प्रदेशवासियों से कहता हूं, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को भी जानकारी देता हूं, उत्तर प्रदेश राज्य आयुष्मान भारत कार्ड देने में पूरे राष्ट्र में नंबर 1 पर है। हमने 5.5 करोड़ से अधिक लोगों के आयुष्मान भारत कार्ड बनाए और माननीय अध्यक्ष जी, उसमें हमने सभी
मरीजों को, उनके परिजनों को निःशुल्क जो भी सुविधाएं चाहिए 5 लाख तक की निःशुल्क उपलब्ध है। मैं सदन को सर आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, ऐसे लगभग 6000 अस्पताल हैं जिनको हमने सूचीबद्ध किया है। 2900 के लगभग प्राइवेट सरकारी अस्पताल हैं और 3100 से अधिक अस्पताल हमारे पास निजी क्षेत्र के हैं जिनको हमने सूचीबद्ध किया है। वहां आयुष्मान भारत की ये सुविधाएं लगातार लोगों को मिल रही हैं। इसके अलावा इसमें भी यदि कोई आच्छादित नहीं हो रहा है और वो उसको लगता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। 1300 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री सहायता कोष से ऐसे गरीबों को निःशुल्क इलाज के लिए दिया गया। माननीय अध्यक्ष जी, ये माननीय सदस्य का जो सवाल है और दूसरे सदस्य का जो सवाल है, इनको दर्द गरीबों का नहीं है, इनको गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल सत्ता की भूख, सत्ता के पेट में दर्द की वजह से चिल्लाते हैं। इनका केवल सदन का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करना कि अखबार में 2 लाइन छप जाए। अगर ये मीडिया के साथी फोटो न खींचे, एक आदमी बेल में नहीं आएगा। पेट दर्द की आपके पास दवा है? इनका कोई मतलब नहीं है। और सर अरे वो आपके पेट दर्द की दवा दे रहे ना। अध्यक्ष जी, जब इनका शासनकाल था, मैं स्पष्ट कर दूं, 17 से पहले आंकड़े मंगा लीजिए सर। 17 से पहले आंकड़े अस्पतालों और स्कूलों को तबेला बना करके रख दिया था। पूरी तरह से गुंडे, बदमाश, माफिया अस्पतालों पर हावी। प्रश्न संख्या 2 श्री राकेश कुमार वर्मा, डॉक्टर राकेश कुमार वर्मा, डॉक्टर राकेश कुमार वर्मा, डॉक्टर राकेश कुमार वर्मा, डॉक्टर रमेश कुमार वर्मा। आपके पेट में दर्द नहीं आता है? चलिए, डॉक्टर राकेश आर के वर्मा। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर आया ही नहीं मान्य। चलिए, फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे थे, कार्यवाही चल रही है विधानसभा में, लेकिन विधानसभा के बाहर लगातार प्रदर्शन भी हो रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रजा अब्बास हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधे रुख करना चाहेंगे रजा का। रजा, विधानसभा की कार्यवाही हमने अपने दर्शकों को दिखाई है, लेकिन विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है। क्या मुद्दे हैं? नकली दवाई के कुछ पोस्टर नजर आ रहे हैं, कब सिर्फ का मामला है, बाकी कौन कौन से मुद्दे हैं जो आज सुर्खियों में हैं विपक्ष की तरफ से? देखिए, अहम चीज शीतल सबसे अहम चीज है, कोडिन सिरप को लेके प्रदर्शन जो है वो सुबह 10 बजे से ही समाजवादी पार्टी के विधायक गेट नंबर 1 से जो एंट्री होती है मेन, वहां पे करते हुए नजर आए। वहां पे पोस्टर लिए हुए, वहां पे वो बंगले की पिक्चर लिए हुए, जो आलोक बर्खास्त सिपाही है SPF का, उसकी पिक्चर लिए हुए। उसके बाद बाकायदा कफ, कोडिन सिरप की जो शीशियों के पोस्टर और तमाम प्रदर्शन, और उसके बाद वो गाड़ी जो गिफ्ट इल्जाम लगा रहा है, जौनपुर के जो सांसद उन पर इल्जाम लगा रहा है कि रेंज रोवर गिफ्ट की थी यहाँ पे जो कल्प्रिट लोग हैं, उसके पोस्टर लिए हुए वहां प्रदर्शन करते हुए समाजवादी पार्टी के विधायक नजर आए। समस्त विधायक, अब कार्रवाई शुरू हो गई है तो इसमें बीजेपी के विधायक, समाजवादी पार्टी सब सम्मिलित हो गए हैं। ये प्रदर्शन पहले हो रहा था विधानसभा शुरू होने से पहले, तो जाहिर सी बात है बहुत हद तक हाई प्रोफाइल ये प्रदर्शन रहा, नारेबाजी रही, पोस्टर रहा, हंगामा रहा, और हमारे चैनल पे भी जो है विजुअल चला है। और खासतौर पे इस तरह की चीजें जो नजर आई हैं, तो कोडिन कफ सिरप पे ही शीतल सरकार को घेरने का प्रयास है। मगर आज अनुपूरक बजट और खासतौर पे वंदे मातरम पे चर्चा है, जो मेन 2 सब्जेक्ट हैं आज विधानसभा में, और इन पे किस तरह की चर्चाएं होंगी। और अभी ब्रिजेश पाठक ने अपनी ब्रीफ की है विधानसभा में और स्वास्थ्य विभाग को जो है अवगत कराया है स्वास्थ्य विभाग की जो चीजें हैं। उसके बाद RK वर्मा जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, मुख्य ब्रीफिंग हेड हैं वो समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो जाहिर सी बात है वो भी अपने सवाल रख रहे हैं। तमाम विधायक और तमाम मंत्रीगण इस वक्त सम्मिलित हैं विधानसभा की परिचर्चा में। रजा, लेकिन विधानसभा सत्र शुरू होने के पहले दिन ही योगी आदित्यनाथ की तरफ से कह दिया गया था कि कोडिन कफ सिरप का जो पूरा मामला है उसमें चाहे कोई व्हाइट कॉलर व्यक्ति इन्वॉल्व हो, चाहे कोई निचले स्तर का व्यक्ति इन्वॉल्व हो, चाहे कोई ऑफिसर इन्वॉल्व हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। जहां पर एक तरफ ऑलरेडी कार्रवाई चल रही है और लोगों को भी पकड़ा जाएगा और उनको उनके अंतिम अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। उसके बावजूद कुछ लोग साइकिल पर विधानसभा सत्र के अंदर पहुंचे, वो आपने भी तस्वीरें दिखाई, आपने उनसे बातचीत भी की। और आज इस तरीके का हंगामा कितना जायज़ है, जहां पर एक तरफ लोगों के मुद्दों को लेकर बात होनी चाहिए, लोगों के हित में बात होनी चाहिए, लेकिन एक ही मामले को इतना ज़्यादा ड्रैग किया जा रहा है। मुद्दा बन गया है
इंटरनेशनल मीडिया भी इसको कवर कर रही है। तो जाहिर सी बात है, विपक्ष की मुख्य पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो जरूर सरकार को घेरेगी। और अखिलेश यादव बार बार ब्रीफिंग करते हैं, अभी अखिलेश यादव फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो उनका कहने का मतलब ये है कि जो मेन कल्प्रिट है उनको सख्त सख्त सजा हो। और सरकार ये कह रही है कि वेट एंड वॉच, आपको हमें थोड़ा मौका दें। जांच बिल्कुल अभी चल रही है, प्रचलित है। जांच जब तक पूरी नहीं हो जाएगी तब तक हम किसी भी गलत आदमी को बचाएंगे नहीं और किसी सही आदमी को फंसाएंगे नहीं। जो गलत होगा, चाहे जितना व्हाइट कॉलर हो, चाहे जितना भी राजनीतिक ताल्लुकात हो, रसूखदार हो, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की है, किसी को छोड़ेगी नहीं। योगी आदित्यनाथ ने साफ स्पष्ट पहले दिन प्रेस ब्रीफिंग में कह दिया है। मगर सरकार को जाहिर सी बात विपक्ष की पार्टी है वो घेरेगी ही। और तमाम मुद्दों की अब तक जैसे अखिलेश यादव कहते नजर आ रहे हैं कि अगर पीडीए के समाज से कोई ताल्लुक रखता होता तो अब तक जो है बुलडोजर चल जाता और बाकायदा उसकी संपत्तियां दिखा रहे हैं और बाकायदा उसके पोस्टर्स वायरल कर रहे हैं। समाजवादी की तरफ से पोस्टर बीजेपी नेताओं के वायरल होते हैं और उसके बाद जो है बीजेपी नेताओं की तरफ समाजवादी नेताओं के पोस्टर वायरल होते हैं कि किस तरह से वो कल्प्रिट जिनके नाम आए हैं उनके साथ पिक्चर्स और फोटो जो है राजनेताओं के हैं। मगर फोटो और पिक्चर से किसी का आरोप सिद्ध नहीं होता है। नेता सबके साथ फोटो खिंचवा लेते हैं क्योंकि उनको नहीं मालूम कि सामने वाला कौन है। मगर असल ये है कि जांच एजेंसी जो है वो जल्द से जल्द इसमें जो कल्प्रिट है उनको पकड़े। और आराधना मिश्रा जो विधायक मंडल के नेता हैं कांग्रेस की तरफ, उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में सीबीआई जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो अभी वेट एंड वॉच सरकार कर रही है, मगर विपक्ष इस मुद्दे पे सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। रजा, चूंकि सत्र चल रहा है तो सत्र की बात भी होना बहुत जरूरी है। सदन के कुछ नियम होते हैं, कुछ नियमावली होती है और उसको फॉलो करके ही सदन को चलाया जाता है। लोकतांत्रिक मंदिर है जहां पर चर्चा होती है और चर्चा पार्टियों से पहले वहां पर जो मौजूद सदस्य होते हैं, किस पार्टी से हैं किससे नहीं है, पहले वो सदस्य हैं, अपनी अपनी क्षेत्र से चुने हुए प्रतिनिधि हैं और उनका कर्तव्य बनता है कि उद्देश्य पर चर्चा हो, उनके क्षेत्रों को लेकर चर्चा हो और सरकार जो बिल या विधेयक लाना चाहती है उन पर बातचीत हो। ये जो मुद्दे उठाए जाते हैं इसका भी क्या एक दायरा होना चाहिए, सीमित दायरा होना चाहिए। ठीक है, सरकार को घेरिए, लेकिन जो उद्देश्य सदन का है वो तो पूरा हो। ये शीतल, चाहे भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में हो, सत्ता में समाजवादी पार्टी हो, अगर यही समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक आंदोलन प्रदर्शन करते हुए नजर आते। ये डेमोक्रेसी में होता चला आया है सदियों से, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। विपक्ष के पार्टी के लोग जो हैं 1 घंटे पहले आ जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, फिर ब्रीफिंग में शामिल हो जाते हैं। तो ये एक कल्चर है, एक ट्रेडिशन है डेमोक्रेसी का जो चला आ रहा है, जिसको कोई तोड़ नहीं पाया है। लोकसभा में प्रदर्शन होता है, विधानसभा में प्रदर्शन होता है और ये चलता रहेगा। आपको मालूम है कई बार ऐसा होता है कि ब्रीफिंग के दौरान हंगामा हो जाता है और समाजवादी पार्टी और या अपोजिशन में अगर बीजेपी हो तो वॉकआउट कर जाती है। तो ये दृश्य हम लोग कई बार देख चुके हैं और इस चीज को अगर कोई रोकना है तो वो एक अलग एक्ट लाए, मगर ये हो नहीं पाएगा क्योंकि डेमोक्रेसी लोकतंत्र देश है, यहाँ पर हर आदमी को हक है आवाज बुलंद करने का। मगर सरकार ऐसी है कि कोई भी अगर होगा कल्प्रिट उसको सरकार नहीं छोड़ेगी, स्पष्ट मुख्यमंत्री ने कह दिया है पहले ही दिन। बिल्कुल रजा, बड़ी बात आपने कही क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और उसमें विरोध भी होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रजा अब्बास, ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रजा अब्बास हमारे साथ बने हुए थे जिन्होंने जानकारी दी, लेकिन कुछ प्रदर्शन की तस्वीरें आपके सामने हैं और इसमें कई लोग या विपक्ष के सदस्य इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा कि ये जो पूरा मामला है, इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार ने पहले इस पर अपनी नीति स्पष्ट की है और अपना दृष्टिकोण भी स्पष्ट किया है कि उन तमाम अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाएगा, उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा जो भी इसमें सम्मिलित हैं। सीधे आपको यूपी विधानसभा में लिए चलते हैं जहां पर कार्यवाही जारी है। तब से आज तक हालात ये हो डॉक्टर्स रेजिडेंस की कि जिसमें जानवर भी रहने को गवारा नहीं करेंगे, उसमें मेरे डॉक्टर बुरे हाल में रहते हैं। मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहूँगा कि कम से कम उनकी पुनर्निर्माण या मेंटेनेंस का कार्य कब तक होगा। दूसरे महोदय, जो डॉक्टर्स हमारे यहाँ काम करते हैं उन डॉक्टरों का वेतन 1 से 1.5 लाख रुपए है, जबकि वो ओपीडी भी करते हैं, इमरजेंसी भी करते हैं और आपका पोस्टमार्टम का भी काम करते हैं। वहीं पर जो बीड के द्वारा डॉक्टर नियुक्त किए जाते हैं महोदय, उनका वेतन के 5 लाख रुपए है। आखिर समान वेतन समान कार्य के अनुरूप रखते हुए आखिर सरकार जो डॉक्टर हमारे परमानेंट उनके वेतन वृद्धि पर विचार करेगी या नहीं करेगी। दूसरा एक गंभीर विषय महोदय, 2025 में जो नीट की परीक्षा पास हुई,
इससे पूछे ना, नीट नहीं, से इसका ये क्या बहुत मतलब है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। महत्वपूर्ण प्रश्न अलग महत्वपूर्ण करिए, है, इस विषय के ऊपर पूछ के पूछे बाद ना। खत्म करता हूँ। नहीं, आप इस पूछिए, मैं आपको पूछूंगा, विषय के ऊपर 2025 पूछे। में जो नीट की नीट से परीक्षा इसका हुई, क्या मतलब है जो आप इसमें प्रश्न पूछ रहे 50 बच्चे जो देखिए। सामान्य वर्ग के थे, उन्होंने एससी का सर्टिफिकेट लगा करके वो और विषय उन्हें नहीं है ये। उनकी जो नियुक्तियां प्रश्न के ऊपर आपके पूछे, माध्यम शिकमाल से अख्तर, डॉक्यूमेंट्स शिकमाल आपके अख्तर, पटल पे रखना चाहता शिकमाल हूं। अख्तर, कम से कम वो आपके अलग माध्यम विषय। से इसकी जांच होकर के आप इन पे कार्रवाई हो रेफरेंस जाए। टू द कंटेस्ट पूछेंगे, पूरा अवसर मिलेगा। विषय के बाहर जाएंगे, अवसर नहीं मिलेगा। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने इस जैसे महत्वपूर्ण विषय पे मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, हम लोगों ने सवाल किया था कि उत्तर प्रदेश में आयुष चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता सुलभता हेतु कोई कार्य योजना बनाई गई है या नहीं बनाई गई। जब मंत्री जी का जवाब आया है, उस जवाब से ये लगता है कि जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर अब कोई बीमारी नहीं रहा और पूरे उत्तर प्रदेश में किसी आदमी को दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं है, डॉक्टरों की ज़रूरत ही नहीं है, इलाज की ज़रूरत ही नहीं है। और जब मंत्री जी जवाब देते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य विभाग में इतनी बड़ी क्रांति मंत्री जी ने कर दी है कि इससे पहले कभी कुछ लोगों को वो मिलता ही नहीं था। अध्यक्ष जी, आज उत्तर प्रदेश के अंदर आयुष चिकित्सा की हालत यह है, मंत्री जी ने जवाब दिया कि हमने डिस्पेंसरी 316 और 4 शैय्या राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय 1654, ये सिर्फ आंकड़े हैं। तो बिल्कुल ये तस्वीरें आप देख रहे थे जहां पर उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर कोडीन सिरप और अन्य मुद्दों को लेकर लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम इस सत्र के बाहर की बात करें तो वहां पर लगातार कोडीन सिरप को लेकर विपक्ष की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और हाथ में तख्तियां पकड़कर कोडीन के बैनर पकड़कर वो लगातार वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो है वो बिहार के सीएम मिलेंगे। नीतीश कुमार अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम बिहार के मुलाकात करने जा रहे हैं और सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी बातचीत होगी। कई संबंधित मुद्दों को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा होगी और इंटरनल जो मैटर्स हैं पार्टी के और अन्य जो भी चीज़ें हैं, जो मुद्दे हैं, जो इश्यूज हैं, उनको लेकर बातचीत नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच। बिल्कुल, और बहुत महत्वपूर्ण ये मुलाकात रहने वाली है। राजनीतिक गलियारों की सबसे अहम मुलाकात आज दिन को देखने को मिल सकती है। मनीष हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। मनीष, इस मुलाकात को हम कैसे देख सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचेंगे और पीएम मोदी से, गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी। क्या ये मुलाकात डबल इंजन सरकार तक ही सीमित है या फिर पॉलिटिकली भी इसको देखा जा सकता है? मनीष, आप सुन देखिए, जी बोलिए। देखिए, कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार की मुलाकात हो संभावित सूत्र बता रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार आज मिलेंगे। उसके बाद अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी। देखिए, चुनाव जीतने के बाद मंत्रिमंडल के 1 महीने बीत चुके हैं, उसके बाद शिष्टाचार मुलाकात होनी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार समथिंग 11:30 बजे के आसपास मुलाकात करेंगे। उसके बाद 12:30 बजे के आसपास गृह मंत्री कहें अमित शाह से भी उनकी मुलाकात होनी है। क्योंकि देखिए, बिहार में डबल इंजन की सरकार बन चुकी है और डबल इंजन की सरकार में जो भी वादे किए गए हैं, चाहे नीतीश कुमार की तरफ से वादे किए गए हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वादे किए गए हैं, वो वादे पे भी कहीं ना कहीं बातचीत कर सकते हैं नीतीश कुमार। जो हमारे संभावित जो सूत्र बता रहे हैं कि प्रचंड बहुमत की सरकार मिली है एनडीए को और जो एनडीए की तरफ से वादे किए गए हैं, खास करके नीतीश कुमार की तरफ से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, उसमें कहीं ना कहीं ये वानगी और ये जो बातें हैं वो देखने को मिल सकती है। वहीं प्रधानमंत्री के बाद अमित शाह से शिष्टाचार मुलाकात होनी है बिहार के सीएम नीतीश कुमार को। तो ऐसे में समझ सकते हैं कि दोनों नेताओं के बीच में अहम मुलाकात, शिष्टाचार मुलाकात दिल्ली में देखने को मिल सकती है। जी मनीष, अब जब से एक बार फिर से सीएम का पदभार नीतीश कुमार की तरफ से संभाला गया, उसके बाद दिल्ली के अंदर ये पहली मुलाकात होने जा रही है।
क्या मायने हैं इसकी, कितनी इंपॉर्टेंट ये मुलाकात हो सकती है, क्योंकि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह से भी वो मुलाकात करते नजर आएंगे। देखिए, 2 मायनों में ये खास है। पहला तो चीफ मिनिस्टर, जब डबल इंजन की सरकार है तो चुनाव जीतने के बाद और मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद है जो अमूमतः ये देखा गया है। साथ ही साथ अगर बात करें जिस एनडीए की तरफ से चुनाव से पहले कि यदि हमारी सरकार बनती है तो महिलाओं के लिए काम किया जाएगा, युवाओं के लिए काम किया जाएगा, रोजगार की व्यवस्था की जाएगी, तो ये सब मुद्दे भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और अमित शाह के टेबल पे 1 to 1 नीतीश कुमार बातचीत रख सकते हैं, ऐसा जो हमारे संभावित सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार बन चुकी है लेकिन अभी काम करना बहुत बाकी है। जी ठीक है मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुलाकात जब होगी तो उसके बाद ही चीज़ें साफ होंगी कि इस मुलाकात के पीछे की कहानी क्या रही और इस मुलाकात का आउटकम क्या निकल कर आएगा, वो देखना होगा। फिलहाल मोहन भागवत का बड़ा बयान आया है और ये बड़ा बयान उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप पर दिया है। शादी जिम्मेदारी है, सिर्फ शारीरिक संतुष्टि नहीं, ये भागवत ने कहा है और ये कुछ दिनों से लगातार उनकी बयानबाजियाँ सामने आ रही हैं। और एक और बड़ा बयान लिव इन पर उन्होंने कहा कि ये जिम्मेदारी है, शादी एक जिम्मेदारी है, दायित्वों की कमी का दावा किया है लिव इन में, उसमें अपने दायित्व पूरे नहीं होते, बच्चों की संख्या तय नहीं, 3 बच्चे आदर्श हैं। भागवत ने ये फिर से इस पर बयान दिया है। जनसंख्या पर परिवार समाज को आकार देता है, ये भी भागवत ने कहा है, और परिवार का जो आकार है वो उसके बच्चे या उसकी पीढ़ी ही तय करती है, ये भी उन्होंने कहा। तो फिलहाल मोहन भागवत जो आरएसएस के सरसंघ चालक हैं, उन्होंने एक बार फिर से बयान देकर कुछ सुर्खियां बटोरी हैं। पारिवारिक मूल्यों पर संघ प्रमुख का जोर दिया गया है। परिवार समाज को आकार देता है और आगे बढ़ाता है। लोग समझते हैं कि आरएसएस हिंदुओं की सुरक्षा की वकालत करता है। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने लिव इन रिलेशनशिप पर टिप्पणी करते हुए कहा कि लिव इन में रहने वाले लोग जिम्मेदारी नहीं निभाते। उन्होंने कहा कि शादी केवल शारीरिक संतुष्टि नहीं है, इसका साधन नहीं है, बल्कि ये सामाजिक और पारिवारिक दायित्वों से जुड़ी संस्था भी है। भागवत ने परिवार की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि बच्चों की संख्या तय नहीं की जानी चाहिए, लेकिन 3 बच्चे आदर्श माने जा सकते हैं। उनके बयान को पारिवारिक मूल्यों और सामाजिक संरचना से जोड़कर देखा जा रहा है। तो एक बार फिर से उनका यह बयान सामने आया है, जिसने कि एक बार फिर से सुर्खियां बटोरना शुरू करी है। जरा सुनिए क्या कुछ कहा। आपके प्रश्न में 2 बातें हो गई। पहले आप बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर चिंतित है और फिर संतानें नहीं होती इसलिए चिंतित है। तो समस्या अपने आप बड़ी या छोटी जनसंख्या नहीं है, जनसंख्या को व्यवस्थापित हमने नहीं किया है। जनसंख्या एक बोझ है, लेकिन जनसंख्या एक एसेट भी है। आज डेमोक्रेटिक डिविडेंड हमारे पास क्यों है? तरुणों की जनसंख्या खूब ज्यादा है हमारी। 30 साल के बाद वही बूढ़े हो जाएंगे, तो उनको खिलाने के लिए और कितने जवान चाहिए? एक विचार करना पड़ेगा। 50 साल का प्रोजेक्शन लेके अपने देश का पर्यावरण, अपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, सुविधाएं सारी, अपने देश के महिलाओं की स्थिति, उनके स्वास्थ्य की स्थिति, अपने देश की उस समय कितनी आवश्यकता रहेगी, उस समय कितने लोगों को खिलाने की अपनी स्थिति रहेगी, ये करके एक पॉलिसी तय करना चाहिए और उस पॉलिसी के अनुसार सबने करना चाहिए। सबका मन बनाओ, फिर उसको सब पर समान रूप से लागू करो और जहां उस पॉलिसी से कम अधिक है वहां जल्दी लागू। ऐसा करने से इन समस्याओं का समाधान होता है। जहां तक महिलाओं की प्रवृत्ति, विवाह न करना वगैरह वगैरह सारी बातें हैं, एक लिव इन रिलेशनशिप वाली बात है। देखिए, आप जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं हो, ये ठीक नहीं। कुटुंब जो बनता है, मैरिज जो होता है, वो कोई फिजिकल सेटिस्फेक्शन का जरिया नहीं है। मोहन भागवत को आप सुन रहे थे। अभी इन खास खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको सीधे देहरादून लिए चलते हैं, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपना संबोधन कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं। 50 लाख रुपए की सम्मान राशि से भी पुरस्कृत किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार अल्मोड़ा के समग्र विकास के लिए, पर्यटन, रोजगार और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य कर रही है।
हमने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत पिछले 4 वर्षों में अल्मोड़ा जनपद में 250 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण कराने के साथ साथ करोड़ों रुपए की लागत से विभिन्न मोटर मार्गों के निर्माण एवं नवीनीकरण का कार्य भी किया है। इसी के क्रम में जहां हमने एक और लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से अल्मोड़ा पौड़ी गढ़वाल रुद्रप्रयाग को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण कार्य भी करवाया है, वहीं लगभग 922 करोड़ रुपए की लागत से अल्मोड़ा बागेश्वर सड़क के चौड़ीकरण को भी मंजूरी प्रदान की है। इतना ही नहीं, हमने उड़ान योजना के अंतर्गत अल्मोड़ा में पर्यटन को बढ़ावा देने और आवागमन सुगम बनाने के लिए आपदा के समय में लोगों को तत्काल रूप से उपचार के लिए अच्छे स्थानों पर भी ले जाया जा सके, उसके लिए हेली सेवाएं भी प्रारंभ की है। साथ ही फल सीमा में हेलीपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, जो क्षेत्र को बेहतर हवाई सेवाओं से जोड़ते हुए आवागमन को और अधिक सुलभ बनाएगा। यही नहीं, क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति को सशक्त बनाने के लिए हम गगास नदी पर 31 करोड़ रुपए की लागत से जलाशय परियोजना का कार्य भी करवा रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए सोबन सिंह जीना मेडिकल इंस्टीट्यूट में 100 नई MBBS सीटें बढ़ाने के साथ ही 36 ICU बेड भी जुड़े हैं, जिससे भविष्य में क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाएं और अधिक अच्छी होंगी और अधिक मजबूत होंगी। साथ ही बेस अस्पताल में कार्डियक केयर यूनिट शुरू की गई है, जिससे गंभीर हृदय रोगियों को उच्च गुणवत्ता की सुविधाएं यहां उपलब्ध हो सकेंगी। इतना ही नहीं, लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से अल्मोड़ा महिला चिकित्सालय का अपग्रेडेशन भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार द्वारा मानस खंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत जागेश्वर धाम सहित जनपद के विभिन्न ऐतिहासिक मंदिरों का विकास किया जा रहा है। हमने अल्मोड़ा में यातायात और पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए 21 वाहन पार्किंग परियोजनाओं को भी मंजूरी प्रदान की है। इतना ही नहीं, नशा मुक्त उत्तराखंड के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में भी हमारी सरकार ने अल्मोड़ा में नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना भी की है। आज के इस अवसर पर मैं हमारे खिलाड़ियों से, सभी खिलाड़ियों से 2 संकल्प भी उनको दिलाना चाहता हूं। पहला, कि आप लोग पर्यावरण संरक्षण के प्रति सदैव सजग रहें और पौधारोपण, जल संरक्षण तथा स्वच्छता के प्रति न केवल स्वयं काम करें, बल्कि समाज को भी इसके लिए जागरूक करने का काम करें। साथ ही आप नशे के दुष्प्रभावों के प्रति हमारी युवा पीढ़ी को जागरूक करें और इस बुराई से दूर रहने के लिए उनको प्रेरित करें, क्योंकि जब एक फिट व्यक्ति नशा मुक्ति का संदेश देता है तो वो संदेश प्रत्येक युवा के लिए एक प्रेरणा बनता है। आज के इस अवसर पर मैं कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी यहाँ करना चाहता हूँ। जैसा कि अजय भाई ने कहा, दीना पानी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर उसके लिए आगे भी जो प्रयास करना होगा भारत सरकार के स्तर पर, आप मनसुख भाई मांडविया जी खेल मंत्री भारत सरकार से आपने बात की है और हम सब लोग लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पर हाई एल्टीट्यूड हमारी जो प्रतियोगिता है वो आयोजित हो, वहाँ पर इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बने और पूरे राज्य का एक ऐसा क्षेत्र हमारा दीना पानी का बने कि जो सच में एक उदाहरण देश भर के लिए बने। उसके लिए हम सब काम करेंगे। यहाँ स्टेडियम के लिए पहले भी आप सब लोगों ने जब कहा था कि यहाँ स्टेडियम में ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, यहाँ इसका सौंदर्यीकरण होना है, इसका सुधारीकरण होना है, उस दिशा में छात्रावास के लिए अभी कहा है। यहाँ पर मैं आज ये घोषणा करता हूँ कि जमीन जल्दी से यहाँ जिलाधिकारी जमीन दिला देंगे और यहाँ पर एक छात्रावास का निर्माण भी खिलाड़ियों के लिए किया जाएगा, जिससे दूर से आने वाले खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर किसी प्रकार की उनको कोई रहने के लिए आवासीय परेशानी न हो। जनपद में खेल प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से GIC ग्राउंड में हॉकी एवं फुटबॉल के लिए दिन एवं रात्रि उपयोग हेतु बहुउद्देशीय आर्टिफिशियल टर्फ मैदान का निर्माण किया जाएगा। नगर निगम क्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ करने व स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 200 सोलर लाइटें उपलब्ध कराई जाएंगी। हेमती नंदन बहुगुणा स्टेडियम अल्मोड़ा में छात्रावास क्षमता 50 बेड का भी निर्माण किया जाएगा। हेमती नंदन बहुगुणा
स्टेडियम अल्मोड़ा में बैडमिंटन कोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार पुनः उसका निर्माण कार्य कराया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी खिलाड़ी अपने अनुशासन से, परिश्रम से और सकारात्मक सोच से पूरे क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर उनका, अपने प्रशिक्षकों का, अपने शिक्षकों का, माता पिताओं का, अपने अभिभावकों का मार्गदर्शन लेकर न केवल खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को हासिल करेंगे, बल्कि समाज के समक्ष भी एक आदर्श और एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तथा उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प में अपना योगदान देंगे। हैंडबॉल कोर्ट स्टेडियम, इसका भी यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। मैं ये भी आज की घोषणा में सम्मिलित करता हूँ। इसी विश्वास के साथ पुनः मैं आप सभी को इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन की शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय सांसद